जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में। साथियों, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम आपके मध्य एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं। मित्रों, आज का जो विषय है, आज की जो कहानी है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से 5 स्थान हैं जहां किसी भी पति को अपनी पत्नी से जुदा नहीं रहना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष इन 5 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो वह कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। भक्तों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अतः आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। तो चलिए साथियों, आज की कहानी से हम आपको बताते हैं कि ऐसे वो कौन से 5 स्थान हैं जहां किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, दक्षिण प्रांत में एक किशनगढ़ नाम का बहुत ही सुंदर और भव्य नगर था। उस नगर पर महाराजा बीरभान सिंह का शासन था। राजा बीरभान का एक पुत्र था जिसका नाम गजेंद्रपाल सिंह था। गजेंद्र का जैसा नाम था वैसा ही वह शक्तिशाली और सुंदर राजकुमार था। उसने शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या ग्रहण की थी और वो दोनों ही विद्याओं में बहुत निपुण था। उसके आगे बड़े से बड़े पहलवान भी धूल चाटते हुए नजर आते थे। जैसा कि प्रत्येक राजा महाराजाओं के शौक होते हैं, उसी प्रकार राजकुमार का भी एक शौक था। वो था जंगलों में जाकर शिकार करना। राजकुमार अपना शौक पूरा करने के लिए अक्सर जंगलों में जाया करता था और खूंखार एवं आदमखोर जानवरों का शिकार किया करता था। उसे ऐसा करने में बड़ा ही मजा आता था। एक बार की बात है कि राजकुमार अपने इसी शौक के चलते एक दिन जंगल को जाता है और जंगल में जाकर अपना शिकार तलाश करने लगता है। मित्रों, उस दिन राजकुमार को जंगल में घूमते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी ढंग का शिकार उसे नहीं मिलता है। जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो थक हार कर राजकुमार अपने नगर को लौटने लगता है। राजकुमार गजेंद्रपाल अभी कुछ दूरी ही तय कर पाया था कि इतने में बहुत ही तेज और भयानक आंधी आ जाती है और उस आंधी के कारण जंगल में चारों तरफ धुंध छा जाती है। एक तो घने जंगल का रास्ता और ऊपर से भयंकर आंधी। जंगल में चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया। जब जंगल में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में राजकुमार एक पेड़ के तने की कौली भर लेता है और आंधी के रुकने की प्रतीक्षा करने लगता है। इधर तो राजकुमार हवा के थपेड़ों से बचने के लिए पेड़ के तने का सहारा ले लेता है। उधर क्या होता है कि एक भयंकर हवा का झोंका आता है और पेड़ के साथ राजकुमार को भी अपने साथ उड़ा ले जाता है। काफी देर तक राजकुमार उस पेड़ के साथ आसमान की सैर करता रहता है। राजकुमार ने सोच लिया था कि अब तो ये पेड़ ही मेरा सहारा है। यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। यही विचार कर राजकुमार उस पेड़ पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेता है और उस पेड़ के सहारे आसमान में काफी दूर तक ऐसे ही उड़ता रहता है। जब कुछ समय और गुजरता है तो आंधी की रफ्तार कुछ कम हो जाती है। जैसे जैसे रफ्तार कम होने लगती है, वैसे वैसे राजकुमार भी
पेड़ के साथ नीचे आने लगता है और इस प्रकार राजकुमार अपने नगर से बहुत दूर किसी दूसरे नगर में पहुंच जाता है। जब राजकुमार दूसरे नगर में पहुंचकर उस नगरवासियों से उस जगह के बारे में पूछता है तो उस नगर के नगरवासी राजकुमार को बताते हुए कहते हैं कि वह इस समय कामरूप राज्य में है, जो कि चीन की सीमा से लगा हुआ है। जब राजकुमार को ये पता चलता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि कामरूप राज्य तो उसके राज्य से बहुत दूर था। इतनी जल्दी वह कामरूप देश में कैसे आ पहुंचा। लेकिन फिर उसे भयंकर आंधी की याद आ गई कि जिस रफ्तार से वह आसमान में उड़ रहा था, उस हिसाब से इतनी दूरी तय करना कोई बड़ी बात नहीं है। राजकुमार ने अपने मन में धैर्य धारण किया और रात बिताने के लिए ठिकाने की तलाश में आगे को बढ़ गया। मित्रों, कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार को एक सराय दिखाई देती है, जहां पर राजकुमार विश्राम करके अपनी रात गुजारता है। अगला दिन होता है। अगले दिन की सुबह राजकुमार विचार करता है कि अब इस सराय में बैठे रहने का कोई फायदा नहीं, मुझे अपनी घर वापसी का कोई उपाय तलाश करना होगा। यही विचार कर राजकुमार उस सराय को छोड़कर नगर भ्रमण के लिए आगे बढ़ जाता है। उस दिन जब वह शहर में घूम रहा था तो उसने एक जगह दो व्यक्तियों को आपस में लड़ते हुए देखा। दोनों के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे और वे उन चाकुओं से एक दूसरे के बार को बचाकर एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहां बहुत से तमाशबीन भी खड़े थे। राजकुमार भी उन तमाशबीनों में जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच उस नगर के राजा का रथ उसी स्थान से गुजरा। राजा ने जब उन दोनों व्यक्तियों को लड़ते हुए देखा तो उसने अपने कुछ सैनिकों को उन दोनों गुंडों को पकड़ने के लिए भेजा। राजा का आदेश मिलते ही राजा के सैनिक उन गुंडों को पकड़ने के लिए उनके पास में पहुंचे। सैनिकों को अपने पास में पाकर दोनों गुंडे अपनी लड़ाई तो भूल गए, वे राजा के सैनिकों से ही भिड़ गए और राजा के सैनिकों पर अपने चाकुओं से वार करने लगे। बड़ी मुश्किल से राजा के सैनिकों ने अपने प्राण बचाए और घायल होकर वापस राजा के पास में लौट आए। जब इस दृश्य को भीड़ में खड़े हुए राजकुमार गजेंद्रपाल ने देखा तो ये देखकर उसने नगरवासियों से पूछा कि ये दोनों व्यक्ति कौन हैं जिन्हें राजा का भी खौफ नहीं है। राजकुमार के पूछने पर तमाशबीनों ने बताया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार हैं कि राजा के सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। ये इतने फुर्तीले हैं कि कभी किसी की पकड़ में नहीं आते और बात ही बात में बहुत दूर चले जाते हैं। इनकी वजह से पूरा नगर दुखी है। राजा के सैनिक भी इन पर हाथ डालने से डरते हैं। जब राजकुमार को ये पता चलता है कि ये दोनों बहुत बड़े गुंडे हैं और नगरवासियों पर जुल्म करते हैं, तो ये जानकर राजकुमार उस नगर के राजा के पास में जाता है और उस राजा से कहता है कि हे राजन, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उन गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। राजकुमार की इन बातों को सुनकर राजा ने ऊपर से नीचे तक राजकुमार को निहारा। कुछ देर देखने के बाद राजा राजकुमार से बोला कि हे नौजवान, लगता है इस शहर में तुम नए आए हो, परदेसी लगते हो, तुम्हें इन गुंडों के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा दावा कर रहे हो। या तुम्हें पता होता कि
कि ये कितने खतरनाक हैं, तो तुम ऐसा कहने की कभी गलती नहीं करते। राजकुमार बोला, हाँ राजन, मैं परदेसी तो जरूर हूँ, किंतु मेरा दावा झूठा नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखा सकता हूँ। राजा बोला, अच्छा, अगर ये बात है तो हम तुम्हें आदेश देते हैं कि उन्हें पकड़कर हमारे सामने ले आओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें मनचाहा पुरस्कार देंगे। मित्रों, आदेश मिलने की देर थी कि राजकुमार विद्युत गति से उस ओर दौड़ पड़ा जिधर वे दोनों गुंडे सैनिकों को घायल करके भाग निकले थे। राजकुमार को मल्ल विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसके गुरु ने उसे ऐसे ऐसे दाव पेच सिखा रखे थे कि वह 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता था। बात ही बात में वह गुंडों के पास पहुंचा और हुंकार भरते हुए गुंडों से भिड़ गया। बड़ी चपलता से पहले तो उसने उन दोनों के चाकू छीने, फिर उन पर लात, घूंसों और मुक्कों की बरसात कर दी। कुछ ही देर में दोनों गुंडों के कसबल ढीले पड़ गए। पहली बार उनका सामना किसी दिलेर से हुआ था। राजकुमार के सामने उन दोनों गुंडों के सभी दाव पेच फेल हो गए। राजकुमार के आगे दोनों ने हार मान ली और राजकुमार के सामने घुटनों के बल बैठकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। उसी समय राजकुमार ने दोनों गुंडों की गर्दन पकड़ी और दोनों गुंडों को घसीटते हुए राजा के सम्मुख ले आया और बोला कि महाराज, दोनों ही गुंडे अब आपके सामने हैं। अब आप इन्हें जैसे चाहें वैसे सजा दे सकते हैं। और ये कहकर राजकुमार ने दोनों गुंडों को राजा के सैनिकों के हवाले कर दिया। मित्रों, राजा जब राजकुमार का ऐसा पराक्रम देखता है तो ये देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न होता है और राजकुमार गजेंद्रपाल को अपने साथ लेकर अपने महल में आ जाता है। महल पहुंचकर राजा उस राजकुमार की बहुत ही खातिरदारी करता है और भोजन उपरांत राजा उस राजकुमार से उसका परिचय पूछता है। राजकुमार उस राजा को अपने बारे में बताता है कि वो कौन है और किस प्रकार वो उसके नगर में पहुंचा है। राजकुमार ने जब ये बताया कि वह भी एक राजा का बेटा है, तब तो राजा को और भी खुशी हुई, क्योंकि राजा की एक इकलौती बेटी थी जिसके विवाह के लिए राजा सुयोग्य वर की तलाश में लगा हुआ था। लेकिन अभी तक कोई ऐसा वर नहीं मिल पाया था जिसके साथ में वह अपनी बेटी का विवाह कर सके, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान के साथ में हो जो बुद्धि और पौरुष दोनों में ही बेमिसाल हो। राजकुमार को देखकर राजा की तलाश पूरी हो गई, क्योंकि राजकुमार में दोनों ही गुण थे। इस प्रकार राजकुमार उस राजा के महल में सुखपूर्वक रहने लगता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राजा उस राजकुमार के सामने शिकार खेलने का प्रस्ताव लेकर आता है, क्योंकि राजकुमार का तो शिकार खेलना पसंदीदा खेल था। इसीलिए राजकुमार राजा का प्रस्ताव सुनकर तुरंत ही हाँ कर देता है और इस प्रकार उस नगर का राजा और वह राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल को चल देते हैं। जंगल में पहुंचकर दोनों को एक शेर का झुंड नजर आता है और शेरों का झुंड देखते ही दोनों अपने हथियार संभालते हैं और जिस दिशा में शेरों का झुंड खड़ा हुआ था उस दिशा की तरफ को आगे बढ़ने लगते हैं। मनुष्यों को अपनी ओर आता हुआ देखकर शेरों का झुंड चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता है और मुकाबला करने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही राजा उन शेरों के झुंड के पास में पहुंचा तो उसने एक शेर को अपना निशाना बनाकर
उस शेर पर अपना भाला चला दिया। मुकाबले के लिए तैयार बैठे हुए शेर ने अपनी गर्दन दूसरी तरफ को घुमा दी और राजा का बार खाली चला गया। इधर तो राजा का बार खाली चला गया और राजा का भाला जमीन में गड़ गया। उधर शेर ने बिना वक्त गवाए बिजली की गति से राजा की तरफ को उछाल भरी और अपने पंजों की इतनी जोरदार थाप घोड़े की थूथन पर मारी कि राजा का घोड़ा एकदम से लड़खड़ा गया। मित्रों, घोड़े के लड़खड़ाने से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर आ गिरा। राजा कुछ समझ पाता इतने में दूसरा शेर भी राजा पर झपट पड़ा। अपनी ओर शेर आता हुआ देखकर राजा ने अपनी म्यान में रखी तलवार निकालनी चाही, लेकिन जब तक राजा अपनी तलवार निकाल पाता उससे पहले ही दूसरे शेर ने राजा पर हमला कर दिया। शेर के पंजे के बार से राजा को करारी चोट लगी और वह उछलकर दूर जा गिरा और गिरने के साथ ही राजा मूर्छित हो गया। उधर पहले वाला शेर भी राजा की तरफ को आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो शेर राजा पर झपटने वाला था, वैसे ही राजकुमार गजेंद्र शेर और राजा के बीच में आकर खड़ा हो गया। और इतना ही नहीं साथियों, राजकुमार केवल खड़ा ही नहीं हुआ, उसने तुरंत ही आते हुए शेर पर अपना भाला फेंक दिया। राजकुमार का फेंका हुआ भाला सीधा शेर की छाती में जा घुसा। मित्रों, भाला लगते ही शेर ने भयंकर दहाड़ भरी और तड़पते हुए जमीन पर जा गिरा। उधर दूसरा शेर भी राजा पर झपटने वाला था कि राजकुमार ने उसकी भी थूथन पर तलवार का वार कर दिया, क्योंकि राजकुमार को पता था कि शेर की थूथन ही उसकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। शेर नथुने पर किए गए प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए राजकुमार ने सीधा शेर के नथुने पर प्रहार किया। नथुने पर तलवार लगते ही शेर एकदम से तड़प उठा और राजकुमार से अपने प्राण बचाने के लिए वह घने जंगल की तरफ को भागा और जंगल में जाकर अदृश्य हो गया। शेर के जाने के बाद गजेंद्र सीधा राजा के पास में पहुंचा और राजा के पास पहुंचकर राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। मित्रों, जल के छींटे लगने से राजा को होश आ गया और वह उठकर बैठ गया। उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि राजकुमार पर डाली। राजकुमार बोला, उठिए राजन, आज आपने एक शेर का शिकार कर लिया है। राजा बोला, यह शिकार मैंने नहीं बल्कि तुमने किया है। आज अगर तुम नहीं होते तो आज तो मेरी जान ही चली जाती। तुमने अपने साहस और पराक्रम के दम पर मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी बहादुरी का कायल हूँ। कहो राजकुमार, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे चुका सकता हूँ? राजकुमार बोला, महाराज, मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। ये तो मेरा धर्म था। मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। चलिए महाराज, अब महलों को चलते हैं। राजकुमार ने सहारा देकर राजा को उठाया और इस प्रकार दोनों महलों के लिए चल दिए। महल पहुंचकर राजा ने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह राजकुमार गजेंद्र के साथ में करना चाहता हूँ। इसीलिए सभी लोग मेरी बेटी के विवाह की तैयारी में जुट जाएं। मित्रों, इस तरह राजा अपनी बेटी प्रियंका का विवाह किशनगढ़ के राजकुमार गजेंद्र के साथ में कर देता है। राजकुमार भी सुंदर सुशील पत्नी को पाकर बहुत ही खुश होता है और अपनी पत्नी के साथ में कामरूप के राजा के महल में आनंद पूर्वक रहने लगता है। जब राजा के महलों में रहते हुए
उसे कई महीने गुजर जाते हैं तो एक दिन राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे पिता के महलों में रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। अब हमें अपने घर को चलना चाहिए, क्योंकि ससुराल में ज़्यादा रहना ठीक नहीं है। उधर मेरे परिवार वालों को भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। वे लोग भी मेरी बहुत चिंता कर रहे होंगे, इसीलिए हमें अपने घर लौट जाना चाहिए। राजकुमार की इन बातों को सुनकर राजकुमारी कहती है कि हे पिया जी, मुझे तुम्हारे पिता के घर चलने में कोई आपत्ति नहीं है। बस तुम पिताजी से आज्ञा ले लो, फिर हम तुम्हारे देश को अवश्य चलेंगे। अगले दिन राजकुमार राजा से आज्ञा लेने के लिए उनके पास में जाता है और उनके सामने अपने देश लौटने की इच्छा जताता है। राजकुमार की इन बातों को सुनकर पहले तो राजा ना नुकर करता है, लेकिन राजकुमार के बार बार आग्रह करने पर राजा उसे अपने नगर जाने की आज्ञा दे देता है। राजा की आज्ञा मिलते ही दोनों पति पत्नी अपने नगर वापसी की तैयारी में जुट जाते हैं और इस तरह से राजा ने बहुत सा धन देकर अपने दामाद और बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार गजेंद्र भेंट में मिले रुपए पैसे और राजकुमारी को अपने साथ में लेकर अपने नगर को चल देता है। चलते चलते राजकुमार एक नगर में पहुंचा। क्योंकि सफर लंबा था, मंजिल भी दूर थी, इसी कारण राजकुमार उस नगर में पहुंचकर एक सुंदर से स्थान पर अपना डेरा लगा लेता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आगे का रास्ता जंगलों से होकर गुजरेगा, इसीलिए आज की रात हम इसी शहर में गुजारते हैं और आगे का सफर हम कल तय करेंगे। राजकुमारी बोली, ठीक है पिया जी, जैसी आपकी इच्छा। और इस तरह दोनों पति पत्नी रात गुजारने की तैयारी करने लगते हैं। राजकुमारी प्रियंका भोजन बनाती है, दोनों मिलकर भोजन करते हैं। भोजन से निवृत्त होकर राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अब रात बहुत हो गई है, चलो डेरे में सोने के लिए चलते हैं। राजकुमार की इन बातों को सुनकर प्रियंका कहती है कि पिया जी, आप डेरे में चलकर विश्राम करें, मैं चूल्हा चौका कर कर अभी डेरे में आती हूँ। पत्नी की इन बातों को सुनकर राजकुमार तो सोने के लिए डेरे में चला जाता है और राजकुमारी डेरे के बाहर चूल्हा चौका करने लगती है। मित्रों, जिस नगर के बाहर राजकुमार ने अपना डेरा लगाया था वो बड़ा ही सुंदर उपवन था। चारों तरफ हरियाली, खुला आसमान, उजियाली रात, बड़ा ही मनोरम दृश्य था। महलों में रहने वाली राजकुमारी के लिए ये दृश्य किसी अचरज से कम ना था। राजकुमारी घंटों डेरे के बाहर बैठी हुई उस दृश्य को निहारती रही। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मित्रों, तभी एक घटना घट गई। जिस स्थान पर राजकुमार ने अपना डेरा डाला था, उस स्थान के नजदीक ही एक पेड़ पर प्रेत निवास करता था। जैसे ही डेरे के बाहर बैठी राजकुमारी पर उस प्रेत की नजर पड़ती है तो प्रेत राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और रानी को पाने की युक्ति सोचने लगता है। मित्रों, उधर जब रात बहुत हो जाती है तो राजकुमारी भी राजकुमार के पास में डेरे में चली जाती है। अगला दिन होता है तो अगले दिन की सुबह राजकुमार अपनी पत्नी को अकेला सोता हुआ छोड़कर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए जंगल को जाता है। राजकुमार के जाते ही प्रेत पेड़ से उतरकर नीचे आता है और राजकुमार का भेष बनाकर डेरे में घुस जाता है।
राजकुमारी प्रियंका तो गहरी निद्रा में सोई हुई थी, इस कारण उसे पता नहीं चलता है कि कोई प्रेत राजकुमार का भेष बनाकर मेरे पास में सोया हुआ है। कुछ देर बाद जब राजकुमार जंगल से लौटकर अपने डेरे में आता है तो अपनी पत्नी के पास अपने हमशक्ल को देखकर बड़ा हैरान होता है। उसके तो आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है, क्योंकि उस प्रेत ने राजकुमार की शक्ल ही नहीं बनाई थी, बल्कि वो ही रूप रंग, वो ही चाल ढाल और वैसे ही वस्त्र थे जैसे राजकुमार ने पहने हुए थे। राजकुमार की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजकुमार बोला, भाई तुम कौन हो और मेरे डेरे में और मेरी पत्नी के पास में क्या कर रहे हो? राजकुमार की इन बातों को सुनकर वो प्रेत बोला, मैं किशनगढ़ का राजकुमार गजेंद्र हूँ, लेकिन तुम कौन हो और मेरे डेरे में मुंह उठाकर कैसे चले आ रहे हो? राजकुमार ने कहा कि गजेंद्र तो मैं हूँ, तुम गजेंद्र कैसे हो सकते हो? मित्रों, इस प्रकार राजकुमार और प्रेत में झगड़ा बढ़ने लगा। जब दोनों में विवाद बढ़ा तो दोनों का हल्ला गुल्ला सुनकर राजकुमारी की भी नींद टूट गई। जब राजकुमारी ने दोनों की तरफ को देखा तो राजकुमारी भी ये निर्णय नहीं कर पाई कि मेरा असली पति कौन है, क्योंकि दोनों की एक सी शकल सूरत, एक सी ही चाल ढाल और दोनों देखने में एक समान नजर आ रहे थे। अब ऐसी स्थिति में वो बेचारी कैसे निर्णय कर पाए कि मेरा असली पति कौन है? प्रेत राजकुमार से बोला कि यह स्त्री मेरी पत्नी है, अतः मैं इसे लेकर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? ये तो मेरी पत्नी है, मैं इसे विवाह कर लाया हूँ। मित्रों, इस प्रकार पहले तो उनमें वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के बाद उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मित्रों, जिस समय दोनों में हाथापाई हो रही थी, उसी समय उस नगर के राजा के सिपाही उस जगह से निकल रहे थे। जब सिपाहियों के कानों में शोरगुल सुनाई दिया तो दोनों का शोरगुल सुनकर राजा के सिपाही भी उस स्थान पर पहुंच गए जहां राजकुमार का डेरा लगा हुआ था। जब राजा के सैनिकों ने दोनों को देखा और झगड़े का कारण पूछा तो कारण जानकर सैनिकों का भी दिमाग चकरा गया। उनकी समझ में भी नहीं आया कि इन दोनों में कौन असली है और कौन नकली है, क्योंकि दोनों की शक्लें और वेशभूषा एक समान थी। दोनों में इंच मात्र भी अंतर न था। जब सैनिक भी इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि इस स्त्री का असली पति कौन है, तो राजा के सैनिक दोनों व्यक्तियों को और उस राजकुमारी को लेकर अपने राजा के दरबार में जा पहुंचे और अपने राजा से बोले कि महाराज, अब आप ही न्याय करें कि इन दोनों में असली राजकुमार कौन है। राजा ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन अंत में राजा ने भी हार मान ली। राजा बोला, भाइयों, ये बड़ी गंभीर स्थिति है, मैं तुम्हारा कोई निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन आप निराश मत हो। तुम दोनों काशी नरेश के पास चले जाओ, वह परम गुणी और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वही तुम्हारा न्याय करेंगे। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप इन तीनों प्राणियों को लेकर काशी नरेश के दरबार में जाइए। अब तो वो ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। राजा के सैनिक तीनों प्राणियों को लेकर काशी नगरी को चल दिए। राजा के सैनिक जब तीनों प्राणियों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और काशी नरेश को सारा मामला बताया,
तो अपनी बुद्धि बल से उसने फौरन जान लिया कि उन दोनों में से एक अवश्य ही कोई अशरीरी व्यक्ति है जिसने राजकुमार का भेष धारण किया हुआ है। लेकिन इस बात का निर्णय करने के लिए राजा ने एक भट्टी तैयार कराई, उस पर एक बड़ी कढ़ाई रखी। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि इस कढ़ाई में तेल डालकर खौलाया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत ही पालन हुआ। बड़ी सी कढ़ाई में तेल खौलाया गया। जब तेल पूरी तरह से खौल गया तो राजा उन दोनों व्यक्तियों को उस भट्टी के पास में ले गया और दोनों से कहा कि तुम में से जो भी दावेदार इस खौलते तेल में स्नान कर सही सलामत वापस निकल आएगा, यह राजकुमारी उसी को दे दी जाएगी। राजा की बात सुनकर बेचारा गजेंद्र पाल सिंह तो निराश होकर एक ओर खड़ा हो गया, क्योंकि वह तो इंसान था। उसे तो पता था कि यदि मैंने कढ़ाई में छलांग लगाई तो तुरंत ही भस्म हो जाऊंगा। लेकिन अशरीरी प्रेत फौरन ऐसा करने को तैयार हो गया। उस प्रेत ने कहा कि राजन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं कढ़ाई में कूदने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, प्रेत के इतना कहते ही राजा समझ गया कि ये नकली राजकुमार है, क्योंकि कोई इंसान कभी भी गर्म तेल की कढ़ाई में नहीं कूद सकता। राजा ने फौरन अपने पीछे खड़े हुए तांत्रिक को इशारा कर दिया। इशारा पाते ही तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से प्रेत को बंधक बना लिया और इस तरह काशी नरेश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। राजकुमारी को पाकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। उसने राजा का आभार प्रकट किया और बोला कि महाराज, यदि आप न होते तो कभी ये निर्णय नहीं हो पाता कि असली राजकुमार कौन है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, जो आपने मुझे घोर मुसीबत से बचा लिया। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। राजा ने कहा, राजकुमार, हमने ये निर्णय करके आप पर कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि ये तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसके द्वार से कोई फरियादी खाली हाथ न जाने पाए। हमने तो अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन राजकुमार, इसमें कुछ दोष आपका भी है, आपकी भी गलती है, जिसके कारण तुम्हें ये दिन देखना पड़ा है। जब राजकुमार ने पूछा कि महाराज वो कैसे, तो काशी नरेश बोले कि राजकुमार, कुछ स्थान या परिस्थिति ऐसी होती हैं जहाँ कभी भी अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति इन 5 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जाता है, उसका हाल वही होता है जो कुछ समय पहले तक आपका हुआ था। जब राजकुमार ने पूछा कि महाराज वो 5 स्थान कौन कौन से हैं, तो राजा बोला कि सुनो राजकुमार, अब मैं तुम्हें उन 5 स्थानों के बारे में बताता हूँ जहाँ कभी भूल कर भी अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। राजकुमार, पहली जगह है कि आपके सामने कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कितना भी विकट समय हो, अपनी स्त्री को कभी भी पराये पुरुषों के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चाहे वो आपके कितने भी सगे हों, आप उन पर कितना भी विश्वास करते हों, लेकिन स्त्री के मामले में कभी भी पराये पुरुषों का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश देखा गया है कि हम जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वही हमें धोखा देते हैं। इसीलिए राजकुमार, कभी भी स्त्री के मामले में पराये पुरुषों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है और इस कलयुग में अधिकांश लोग मित्रता भी स्वार्थ के लिए करते हैं। ऐसे लोगों से
सावधान रहने की आवश्यकता है। इन लोगों के भरोसे कभी भी अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बेशक आपकी पत्नी का स्वभाव अच्छा है, आपकी पत्नी संस्कारी है, पतिव्रता स्त्री है, आप सोचते हैं कि मेरी पत्नी तो बहुत संस्कारी है, वह तो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ध्यान रहे, हमारी पत्नी तो शरीफ है, लेकिन सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो हमारी पत्नी को किस दृष्टि से देखता है, इस बात का अंदाजा हम नहीं कर सकते। इसीलिए चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपनी पत्नी को गैर पुरुष के साथ में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको हमेशा उसके साथ ही रहना चाहिए। अगर कोई जरूरी काम भी पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे के सहारे न छोड़कर अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने का प्रयास करें, यही आपके लिए सही रहेगा। दूसरा ये है कि अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और दुनिया वाले या आपके परिवार वाले आपकी पत्नी पर कोई लांछन लगा रहे हैं या कोई गलत आरोप लगा रहे हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी पत्नी ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया है, फिर भी आपकी पत्नी को दोषी ठहराया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी कभी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसी परिस्थितियों में उसे अकेला छोड़ देंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो वो अंदर से टूट जाएगी, आपके ऊपर से उसका विश्वास उठ जाएगा। और जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो विश्वास पर ही टिका होता है। जिन रिश्तों में विश्वास की नींव कमजोर पड़ जाती है, उन रिश्तों में दरार आ जाती है, उस परिवार को बिखरने में देर नहीं लगती। इसीलिए ध्यान रहे, जब दुनिया वाले, परिवार वाले या आपके सगे संबंधी आपकी पत्नी पर झूठा आरोप लगाएं या उसे नीचा दिखाने का प्रयास करें, इन परिस्थितियों में आप सदैव उसके साथ रहें। यदि आप ऐसे समय में उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहते हैं तो ये संभव है कि वो हर मुसीबत से लड़ जाए, कभी हिम्मत ना हारे। और इसका दूसरा फायदा है कि वो हमेशा आपका सम्मान करेगी, आपको सिर माथे पर रखेगी और आपके परिवार के उत्थान में सहायक होगी। तीसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए, उसको आपके सहारे की जरूरत हो, तो इन परिस्थितियों में भी प्रत्येक पति को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए और उसकी तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि पति पत्नी दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ऐसे में एक पहिया कमजोर पड़ गया तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आप अपनी परिवार रूपी गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते। परिवार की उन्नति में जितनी भागीदारी एक पुरुष की होती है, उतनी ही एक महिला की होती है। लेकिन अधिकतर लोगों की मानसिकता होती है कि हम ही करता धरता हैं, हमारे सहारे ही ये घर चलता है। तो हम आपको बता दें कि जो ऐसा सोचते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। यदि आपको सुबह समय से नाश्ता नहीं मिले, कपड़े धुले हुए नहीं मिले, दोपहर का लंच नहीं मिले, तो क्या आप वो काम कर सकते हैं जिस काम की वजह से घर में पैसे आते हैं? एक स्त्री को घर पर रहकर, एक स्त्री को घर में बहुत से काम होते हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना, घर की साफ सफाई करना और भी बहुत से काम जिसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। आपको तो फिर भी साप्ताहिक अवकाश मिल जाता है, लेकिन उस बेचारी को तो
वो भी नसीब नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो कभी अगर बीमार भी पड़ जाए, कोई उसे रोग घेर ले, तो ऐसी परिस्थितियों में कभी भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। खूब मन लगाकर अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए। चौथा है, जहाँ पर उल्टा और चरित्रहीन स्त्रियां निवास करती हूँ, ऐसे स्थान पर भी अपनी पत्नी को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसे स्थान पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़ते हैं तो ये संभव है कि ऐसी स्त्रियों का संग आपकी पत्नी के चरित्र को भी दूषित कर दे। जिस प्रकार सड़े हुए फलों की टोकरी में यदि हम कोई अच्छा फल भी रख देते हैं तो कुछ समय बाद अच्छे फल से भी दुर्गंध आने लगती है। संगत का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए सदैव याद रखना चाहिए कि जहाँ दूषित चरित्र वाली स्त्रियां रहती हैं, ऐसे स्थान पर भी कभी अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पांचवी और अंतिम बात समझाते हुए राजा उस राजकुमार से बोला कि हे राजकुमार, अब तुम पांचवें स्थान के बारे में भी सुन लो। पांचवा स्थान है जहाँ सुनसान इलाका हो, जहाँ लोग आते जाते नहीं हों। ऐसे स्थान पर भी अपनी पत्नी को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो पुरुष निर्जन स्थान पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जाता है, वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है, जिसकी भरपाई करना उसके सामर्थ्य से बाहर है। इसीलिए ऐसे स्थानों पर भी अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जाने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर तुम इन 5 बातों का ध्यान रखते हो, अपनी पत्नी को इन 5 स्थानों पर अकेला नहीं छोड़ते हो, तो ये संभव है कि आपका मान सम्मान बना रहेगा, आपकी यश वैभव में वृद्धि होगी और आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा। तो मित्रों, ये थी वो 5 जगह जहाँ किसी भी पति को अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अपने विचारों से जरूर अवगत कराएं। यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आगामी आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास समय से पहुंचते रहें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।